So my dear friends, welcome to my channel. Today we will be discussing SSC JEE mechanical paper, previous year paper. Let's get started from question number second. Which of the following devices is used for preheating of air before it is supplied to the boiler? तो जो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में सुपर हीटर हमारे पास दिया हुआ है। सुपर हीटर जो हमारी स्टीम होती है उसको सुपर हीट करता है, उसका टेम्परेचर राइज करता है। तो ये एक्चुअली रैनकाइन साइकिल जो वेपर पावर साइकिल्स हमारे होते हैं उन्हीं में यूज होता है। और स्टीम को सुपर हीट का जो क्रक्स है वो ये है कि स्टीम को सुपर हीट करने से हमारा वर्क आउटपुट जो है साइकिल का वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर हम टीएस डायग्राम से भी देखेंगे, इसका रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम ड्रा करेंगे और सुपर हीटिंग इफेक्ट उसमें लाएंगे तो उससे क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा राइट हैंड साइड से। तो ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पर है जो बन रहा है सुपर हीटिंग की वजह से, ये डिपिक्ट करता है कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्क जो हुआ बिकॉज ऑफ सुपर हीटर, राइट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें पूछ रहा है फॉर प्री हीटिंग ऑफ एयर बिफोर इट इज सप्लाइड टू द बॉयलर कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो अगर हम इकोनोमाइजर की बात करेंगे, इकोनोमाइजर जो है ये फीड वाटर को हीट अप करता है। तो अगेन फीड वाटर हीटिंग करता है इकोनोमाइजर। अगर हम यहाँ पर एक स्केच ड्रा करेंगे पावर प्लांट का, तो ये हमारा बॉयलर टरबाइन, यहाँ से फिर हमारा कंडेंसर है, फिर उसके बाद पंप से ये वापस चला जाएगा बॉयलर में। तो फीड वाटर एक ऐसा वाटर है जब टरबाइन से एग्जॉस्ट होगा स्टीम का तो उसके बाद ये कंडेंसर में चला जाएगा। तो कंडेंसर के बाद जो वाटर हमारे पास होगा उसको हम फीड वाटर कहेंगे। इस वाटर को जब हम इसको रिसर्कुलेट करना होता है, जब हम इसको हीट अप करेंगे, ये डिवाइस जो यूज होगा उसको हम इकोनोमाइजर बोलते हैं। ये प्री हीटिंग ऑफ दिस फीड वाटर करता है। और इससे क्या होता है कि जो फ्यूल कंज्यूम होगा बॉयलर में जो कोयला यूज होगा वो कम ही होगा क्योंकि जो वाटर है उसका ऑलरेडी टेम्परेचर रेज्ड है। तो उसके लिए हमें कम ही फ्यूल चाहिए उसको फर्दर टेम्परेचर राइज करने में, राइट। सो फ्यूल कम यूज होगा तो कॉन्सिक्वेंटली पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर जो ये हीट ले रहा है फॉर हीटिंग दिस फीड वाटर, जो हीट हम यूज कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से ले रहे हैं, राइट। ताकि कोई एक्स्ट्रा यूसेज ना हो, इसमें वही यूज हो जो कि क्योंकि एग्जॉस्ट गैस तो ऑलरेडी वेस्ट ही होने थे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर। सो इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर एयर प्रीहीटर आता है जो कि हीटिंग करता एयर का, जो कि फिर हमारा इग्निशन ऑफ कोल जो है, कोल की इग्निशन में हमें हेल्प करता। बट एयर प्रीहीटर इज नॉट इन द ऑप्शंस। सो एज पर द की we'll go for economizer, but appropriate and exact answer जो इसका है that is air preheater. Question number next. A hydraulic press has a ram. तो रैम का जो डायमीटर यहाँ पर हमारे पास है दैट इज 20 सेंटीमीटर और जो प्लंगर का डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर। रैम का डायमीटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और प्लंगर का डायमीटर जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पहले इसकी एक रॉ डायग्राम ड्रा करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है। यहाँ से ये वेट लिफ्टिंग में हमें यूज होता है, यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ की ओर जाएगा। दिस इज द फंडा ऑफ hydraulic press, right? That means P, suppose this is at section A, this is at section B, so PA is equal to PB, right? यानी कि P ram जो है ram side में that is equal to pressure at the plunger side. So pressure is nothing but force per unit area, so this is equal to force per unit area. यहाँ पर हमारे पास ram का एरिया आएगा, यहाँ पर हमारे पास plunger का एरिया आएगा। लेकिन जो अब यहाँ पर फोर्स का मसला है, तो फोर्स में हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसका रैम का डायमीटर इतना है और प्लंगर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। हम प्लंगर की साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं और वेट लिफ्टिंग जो होती है वो रैम की साइड से होती है। तो यहाँ से हमारा जो वेट है वो है 30 किलो न्यूटन, राइट। और जो एरिया है दैट विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द रैम दैट इज 20 स्क्वायर। ये हमारे पास होगा फोर्स अप्लाइड एट द प्लंगर पार्ट डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी पी स्क्वायर।
तो इस इक्वेशन से आप डायमीटर ऑफ प्लंगर निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा 675। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, ये थ्योरी ऑफ मशीन से ये क्वेश्चन आया है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है नंबर ऑफ लिंक्स, इसको इसने डिनोट किया है एल से, नंबर ऑफ जॉइंट्स डिनोट किया है जे से, और जो सिस्टम है दैट्स अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दैट मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है सिस्टम का दैट्स 1, राइट। और साथ ही साथ ये काइनेमेटिक चेन है और विथ अ लोअर पेयर ओनली। सो अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वो इक्वेशन रिकॉल करेंगे तो हम कहेंगे कि जो f होता है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज 3 टाइम्स l minus 1 minus 2j, j is the binary joints, and minus h, राइट। तो यहाँ पर ओनली लोअर पेयर है, दैट मीन्स हायर पेयर इज इक्वल टू 0, राइट। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले से ही इसका सिंगल है तो 1 आ जाएगा। 3 इंटू एल इज 3l माइनस 3 माइनस 2j, राइट। तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो निकालना है दैट इज द नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स जे रिक्वायर्ड। सो जे का जो वैल्यू आएगा मैं इसको रीऑर्गेनाइज करूंगा। सो 2j विल बी इक्वल टू 3l माइनस 3 minus 1, that is 3l minus 4 is equal to 2j. So I can say that j is equal to, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा, 3 by 2l minus 4 by 2 that is 2, right। So this is equal to 1.5l minus 2। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है दैट विल बी 1.5l minus 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आया है, ए स्ट्रीमलाइन फ्लो इज। तो स्ट्रीमलाइन क्योंकि जो वर्ड है, कभी कभी जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक टिप याद रखिए कि समटाइम्स जो वर्ड्स है वही आपको बताएंगे कि क्या है डेफिनेशन इसकी। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रीमलाइन की बात करेंगे तो स्ट्रीमलाइन मीन्स दैट द टेंजेंट टू द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट will give you the direction of flow. Streamline in a flow is tangent to the velocity vector at any instant of time, राइट। तो स्ट्रीमलाइन एक ऐसा लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है, तो अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे इस वेलोसिटी वेक्टर को, सपोज दिस विल बी आवर स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। So in a laminar flow of a liquid down an inclined plane, the surface velocity is found to be 60 centimeters per second. The average velocity is, तो अगर हम laminar flow की बात करेंगे, laminar flow में जो हमारे पास केसेस बनते हैं वेलोसिटीज के, वो दो बनते हैं। पहला अगर पाइप हमारे पास होगा, दूसरा अगर हमारे पास फ्लो बिटवीन टू सरफेसेस होगी, जो कि हम मान के चलते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, राइट। तो इस केस में जो फ्लो का जो एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज 1/2 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस केस में जो फ्लो का एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज 2/3 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। यहाँ पर लेकिन हमारे पास लेमिनार फ्लो दिया हुआ है ऑफ अ लिक्विड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, सो हम मान के चलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच है, राइट। So the velocity is found to be 60 centimeters. So 2 divided by 3 into 60. So this is 20. So the answer is 40 centimeters per second. Fourth is the correct one, fourth option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रोपिक सबस्टेंस। थिक्सोट्रोपिक सबस्टेंस में प्रिंटर इंक आता है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 again from the fluid mechanics. It is actually from fluid machinery. So what is the number of buckets on the runner of a Pelton turbine? तो जो ये नंबर ऑफ बकेट्स है इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो नंबर ऑफ बकेट्स n होगा दैट विल बी 1/2 ऑफ जेट रेशो, 1/2 ऑफ जेट रेशो प्लस 15। तो जो जेट रेशो हमारे पास होता है दिस इज द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील, दैट इज द पेल्टन व्हील,
divided by the diameter of the nozzle from which the flow is coming, right? So jet ratio यहाँ पे हमारे पास 12 है, so number of buckets will be 1/2 of 12 plus 15, that is 6 plus 15, so this is 21. Fourth option is correct one. What is a locomotive boiler? So locomotive boiler is actually a mobile boiler. It was used in trains. It uses steam jet, and there are superheated tubes as well. So it is actually a fire tube boiler. अगर मैं इसका थोड़ा स्केच यहाँ पे ड्रा करूंगा तो एक इस टाइप का होता है और इसमें बीच में ये फायर ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू जो फायर है वो चलती है, राइट? सो नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. So the efficiency of Carnot engine is given by 0.8. So I can write that neta is equal to, that is 0.8. If the cycle is reversed, and then what will be its COP? तो अगर हम Carnot cycle को reverse करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस होगा वो या तो हमारे पास हीट पंप हो सकता है या फिर रेफ्रिजरेटर हम उसे एज यूज कर सकते हैं. नाउ इन द क्वेश्चन it is asked that then what will be the COP for the Carnot refrigerator. So Carnot refrigerator का हमें COP बोलना है. अगर हम COP ऑफ इस डिवाइस को एज हीट पंप ऑपरेट करेंगे और उसका COP निकालना होगा, so that will be 1 divided by 0.8, right? That is equal to 1.25. बट अब हमें उस डिवाइस को एज रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, so I can say that we know that coefficient of performance of refrigerator is coefficient of performance of heat pump, that is 1.25 minus 1, which is 0.25, the answer. Next question, question number 11. For a floating body to be in a stable equilibrium where G is the center of gravity, B is the center of buoyancy, and M is the metacenter, which of the following statements are correct? So यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम floating body की बात करेंगे तो जो M है that should be above G, right? Second case, अगर हमारे पास जो बॉडी है that is submerged, तो जो B है that should be above G. Now it's asked which of the following statements is true. For a floating body, so we are given floating body. There is no case of submerged body, right? So मैं इसको कट कर लेता हूँ. तो floating body के लिए M should be above G. M and B coincide. Wrong. ये फिर neutral body बन जाएगी. Sorry, neutral equilibrium बन जाएगा. M is above G. Second option is correct one. Next question. What is the typical composition of caustic samplite in the oil fired boilers? तो इसमें option first is the correct one. These type of questions you are supposed to remember. ऐसे questions में आपको कोई फंडा as such यूज नहीं हो रहा है, आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी. Next question, question number 13. The deflection at the center of a fixed beam carrying a point load at the center is related to the deflection of simply supported beam by a factor of. So there is a factor of 0.25 जिसमें जो fixed beam है और उसका जो deflection होता है fixed beam का, that is equal to 1/4 of deflection of simply supported beam at the center. So option third is correct one. So question number 14. If Poisson's ratio of an elastic material is 0.4, then what will be its ratio of modulus of rigidity to Young's modulus? तो अगर हम उन equations की बात करेंगे, हमारे पास होता है जो E that is equal to 2G into 1 plus mu, right? And another equation E is equal to 3K into 1 minus 2 mu. यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है
Poisson's ratio of an elastic material that is 0.4. So Poisson's ratio हमारे पास 0.4 already दिया हो चुका है. So I can equate these two equations. 2g into 1 plus mu, that is equal to 3k into 1 minus 2 mu. Mu का value 0.4, so 1.4 into 2g, this is equal to 3k into 1 minus 2 times 0.4, that is 0.8. So यहाँ पर आपको रेशो चाहिए, बट यू हैव टू रिमेंबर किस चीज का रेशो चाहिए, रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज g डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. तो यहाँ पर हमारे पास g और e का रेशो निकालना था. मुझे लगा कि शायद k और g का रेशो निकालना था. सो यहाँ पर इस इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा. सो g डिवाइडेड बाय e इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू. म्यू की वैल्यू जो है दैट इज 0.4, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15. डिफ्यूजर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ. जो डिफ्यूजर होता है फ्रेंड्स और जो नोजल होती है, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. सो नोजल में हमारी जो वेलोसिटी है वो एग्जिट पे वेरी हाई होती है, क्योंकि नोजल का पर्पस ही यही होता है कि एग्जिट वेलोसिटी जो है वो वेरी हाई मिले, और जो प्रेशर होता है एग्जिट पे वो लो होता है. दैट मीन्स नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और प्रेशर को डिक्रीज करता है. राइट. डिफ्यूजर इसका इनवर्स है. डिफ्यूजर वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है. सो हम ये बोल सकते हैं कि इट इंक्रीजेस द प्रेशर बट वेलोसिटी को कम करता है. इट मींस एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ. द आंसर इज ब्राइटन साइकिल. राइट. ऑटो और ड्यूअल साइकिल में तो हम इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का कोई सेंस नहीं बनता है, हम नहीं पढ़ते हैं. जो हमारे पास बुक्स होती है उनमें हम इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन, ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू आइदर रैनकाइन साइकिल और दे आर रिलेटेड टू द ब्राइटन साइकिल. यहाँ पर अगर हम इन दो को क्लम्प करके यूज करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ब्राइटन साइकिल में. The function of piston rings in the internal combustion engine is. तो piston rings का काम जो है ये यही रहता है कि they dissipate the heat to the cylinder walls. In supergear is the circle on which the involute is generated, so that is called the base circle. बेस सर्कल ही वो सर्कल होता है सुपर गियर्स में जहाँ पे जो हमारा इन्वोल्यूट है वो जनरेट होता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The equation to determine the number of buckets in terms of the diameter and jet ratio of the Pelton turbine is. तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो number of buckets हो गए हैं that will be 1/2 of d divided by d plus 15. Next question. If a stream function satisfies Laplace equation, it is possible that the fluid flow is. तो जो अगर स्ट्रीम फंक्शन जो हमारे पास होती है साई, अगर ये लैपलेस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स अगर ये जो सेकंड डेरिवेटिव है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, अगर ये जीरो के बराबर हुआ, सो दिस इज द लैपलेस इक्वेशन. तो इस केस में अगर ये साई सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो विल बी ए रोटेशनल. Which of the following is not the assumption of Bernoulli's equation? तो Bernoulli's equations की जो assumptions है, जो flow है, that is steady, it is a rotational, ideal ही मान के चल रहे हैं वो, and it's along the streamline. So compressible और incompressible के बारे में Bernoulli's equation का कोई comment नहीं है. So option A is the correct one. So energy of the system is defined as. तो एनर्जी की अगर हम बात करेंगे
जो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी होती है, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो पाथ पे पहले डिपेंड नहीं करता है, सो दैट इज अ पॉइंट फंक्शन, पहली बात। और ये चूंकि मास पे डिपेंडेंट होता है तो एक्सटेंसिव फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। Above the critical pressure ratio, the addition of regenerator in Brayton cycle causes one of the following. So, यहाँ पर फिर जो ब्राइटन साइकिल में क्रिटिकल प्रेशर रेशो के अबो जो एफिशिएंसी का वैल्यू रहता है कुछ ऐसे बन जाता है, फिर क्रिटिकल प्रेशर रेशो यहाँ पर आ जाता है। क्रिटिकल प्रेशर रेशो पर हमारी जो एफिशिएंसी है फिर मैक्सिमम रहती है, उसके बाद जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सो लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors are improved in a gas turbine in presence of the heat exchanger? तो हीट एक्सचेंजर अगर हम गैस टरबाइन में यूज कर रहे हैं और रीहीटर भी यूज कर रहे हैं, सो हीट एक्सचेंजर मींस हम इंटरकूलिंग कर रहे हैं। तो हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है कि हम इंटरकूलर यूज कर रहे हैं और हम ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रीहीटर भी यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारी थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी और पावर आउटपुट जो है सिस्टम का वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको टीएस डायग्राम पे ड्रा करेंगे, ब्राइटन साइकिल को, तो ये कांस्टेंट प्रेशर, इसमें दो प्रोसेसेस रहती हैं। सो दिस इज P1 लाइन, दिस इज P2 लाइन। तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, लेट अस सपोज। तो ऐसे चलता है ब्राइटन साइकिल। तो अगर हम बात करेंगे ये जो लाइंस है ये डाइवर्ज, ये जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये कन्वर्जिंग बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इंटरकूलिंग करेंगे तो दैट मीन्स पहले हम रीहीटिंग पे आते हैं। तो रीहीटिंग पे यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, किसी और प्रेशर पे ये रीहीट होके कुछ ऐसा बन जाता है सिस्टम। तो इंटरकूलिंग का जो फंडा है वो कुछ ऐसे बन जाता है, फिर इंटरकूल होके इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर आ जाएगा, हम इंटरकूल करके वापस यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाता है ग्राफ। आई विल रीड्रॉ इट फॉर यू। सो अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे तो ये कुछ रीहीट प्रेशर है, तो यहाँ से फिर इसको ऐसे एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इंटरकूलिंग की बात करेंगे तो ये लोअर प्रेशर है समवेयर हियर। तो यहाँ पर फिर इंटरकूल करके इसी टेम्परेचर पर हम इसको लाते हैं अलोंग दिस प्रेशर लाइन, और यहाँ से फिर ये फिर कंप्रेशन हो जाता है इसका। तो ये जो यहाँ पर वर्क कंप्रेशन है ये यहाँ पर हमें सेव होता है, राइट। और जो चूंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो लाइन्स डाइवर्ज हो रही हैं, सो वर्क एक्सपेंशन जो है वो बढ़ जाता है और वर्क कंप्रेशन जो है वो घट जाता है। तो ओवरऑल जो नेट हमारे पास बन जाता है वर्क एक्सपेंशन माइनस वर्क कंप्रेशन, ये बढ़ गया ये घट गया, नेट वर्क आउटपुट इंक्रीज होता है और थर्मल एफिशिएंसी जो है पावर की वो भी इंक्रीज होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26, select the option that correctly matches list 1 to list 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स बैलेंस है इट इज रिलेटेड टू द कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, सो A3। बैरोमीटर जो है इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो B2। और U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है D, इट्स अ डिफरेंशियल मैनोमीटर, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो 3 2 सॉरी ये D को है। और C जो है C हमारे पास बोर्डन गेज है। बोर्डन गेज का जो आंसर बनता है वो गेज प्रेशर मेजर करता है, सो 4। सो 3241 इज द ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो पेल्टन व्हील की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पेल्टन व्हील के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आप समझ लो एक व्हील है, इसके ऊपर ये यहाँ पर कुछ बॉकेट्स होते हैं, पेल्टन व्हील पर कुछ बॉकेट्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, इनके बीच एक रिज होता है, यहाँ से जो नोजल है उससे फ्लो स्ट्राइक करता है, तो ये जो ब्लेड है ये इम्पैक्ट फोर्स की वजह से पीछे जाता है, ये व्हील रोटेट हो जाता है ड्यू टू फुल इम्पैक्ट फोर्स, राइट। तो यहाँ पर जो फ्लो है वो तो इस व्हील को टेंजेंशियली ही आ जाता है इस ब्लेड पे, और ये एक इम्पल्स टरबाइन ही है, रिएक्शन इफेक्ट पे ये काम नहीं कर रहा है, ये इम्पल्स, सॉरी मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट यूज किया, इम्पल्स फोर्सेस पे काम कर रहा है ये पेल्टन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So what does Lagrangian description of fluid flow provide? तो जो फ्लूइड फ्लो का जो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, इसमें हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस हैं, एक हमारे पास लैग्रेंजियन अप्रोच है, दूसरा यूलरियन अप्रोच है। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम यूलरियन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो आपने पढ़ा होगा कोर्सेज में, बीटेक के कोर्सेज में, हम कंट्रोल वॉल्यूम पर एनालिसिस करते हैं। लैग्रेंजियन फ्लो में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो ये तो एज सच इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, वी फॉलो द यूलरियन अप्रोच, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट डज लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट एवरी टाइम इंस्टेंट। So question number 20, the following is true for the performance of vapor power cycles. तो अगर हम वर्क रेशो की बात करें, वर्क रेशो जो होता है, दिस इज, एक टर्म तो हमारे पास ये होता है, दूसरा होता है बैक वर्क रेशो। तो वर्क रेशो जो होता है, दिस इज इक्वल टू वर्क नेट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन, और जो बैक वर्क रेशो होता है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन। तो अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन को लेंगे, वर्क रेशो की बात करेंगे, वर्क रेशो में हमारे पास नेट वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन, और दिस इज इक्वल टू 1। बैक वर्क रेशो में हमारे पास वर्क डन बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन। तो हमें यहाँ हमारे पास LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे नेट वर्क होता है वर्क टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन। ये टर्म जब यहाँ आ जाएगी तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, प्लस वर्क डन बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन, ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, सो वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेसर प्लस वर्क कंप्रेसर, सो वर्क कंप्रेसर कंप्रेसर कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन बाय द टरबाइन डिवाइड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन, दिस ऑब्वियसली इज इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर डेफिनेशंस भी याद रखिए, work ratio is net work done divided by work done by the turbine, back work ratio is work done by the compressor divided by work done by the turbine. Please remember a tip here दैट कि मोस्टली इंसान को सभी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है जिनमें स्मॉल टिडबिट्स आपको याद रखने होते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं भूल जाता है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन छूट जाते हैं। अदरवाइज इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली डेफिनेशंस है वर्क रेशो की, बैक वर्क रेशो की। सो प्लीज रिमेंबर दीज short definitions, short ratios, right, so that no risk is involved in the examination. Next question, what type of steel is generally used for connecting rods, crankshafts and axial components? तो axial components, crankshafts और connecting rods में medium carbon steel को हम use करते हैं। Next question, the mechanism which serves the purpose of dividing the periphery of circular piece into the equal number of parts is known as।
तो यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म की बात कर रहा है, ये हमारे पास गियर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। हमारे पास जो सर्कल है उसको हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड करते हैं पेरिफेरी पे, राइट। तो इस मैकेनिज्म को हम इंडेक्सिंग मैकेनिज्म कहते हैं। और ये जो ऑपरेशन है प्रोडक्शन में, ये मिलिंग ऑपरेशन में हमारे पास यूज होता है, राइट। ओल्डहम कपलिंग जो है ये तो अलाइनमेंट के लिए यूज होती है, थोड़ा बहुत स्लाइट अलाइनमेंट मिसमैच होगा तो ओल्डहम कपलिंग को यूज करेंगे। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपको पहले से ही पता होगा, और स्लाइडर क्रैंक का भी थोड़ा आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In refrigeration system, why are expansion devices located closer to the evaporator? तो expansion devices जो हैं ये हम towards the evaporator इसलिए रखते हैं to minimize the heat gain. Heat gain जो है वो कम ही होना चाहिए क्योंकि हमें refrigeration करनी है obviously. So next question, which of the following options is used for mixing air with fuel? तो इसके लिए हम booster fan को use करते हैं, right? बाकी चिमनी तो वहाँ पावर प्लांट में यूज होती है, ब्लो डाउन वैल्यू भी पावर प्लांट में ही यूज होती है। चिमनी से हम ये नेचुरल ड्राफ्ट पे वर्क करता है। ब्लो डाउन वैल्यू में हम फिर वो पाइप्स वगैरह में वो क्लियर करते हैं। फ्यूजिबल प्लग ये गन मेटल का बना होता है, ये कट हो जाता है जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो एक्सीड होगा लिमिट से, और ग्रेट में ये पानी भेज देता है, राइट। सो बूस्टर फैन को हम यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल। वैक्यूम प्रेशर पे आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 34। वैक्यूम प्रेशर हम बोलते हैं जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक हमारे पास कितना होगा प्लस उसके अलावा जो प्रेशर होगा दैट विल बी द गेज प्रेशर, राइट। बट यहाँ पर प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर कि अगर हमारे पास जो वैक्यूम प्रेशर एक अनदर टाइप ऑफ प्रेशर आता है, इट मीन्स कि हाउ मच इज द प्रेशर लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी प्लेस पे 100 पास्कल्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट, तो वहां पर लेट अस सपोज 80 पास्कल्स ही टोटल प्रेशर बन जाता है। इट मीन्स देयर इज 20 पास्कल्स वैक्यूम प्रेशर एग्जिस्टिंग एट दैट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। तो द बाईपास फैक्टर ऑफ द सिंगल कॉइल इन एन एयर कंडीशनिंग इन एन एयर कंडीशनर इज 0.8। हमारे पास जो बाईपास फैक्टर है दैट इज 0.8 एक कॉइल का। अब हमें निकालना है व्हाट विल बी द बाईपास फैक्टर इफ 3 सच कॉइल्स आर यूज्ड। तो हम कहते हैं कि जो एक्स इक्विवेलेंट होगा बाईपास फैक्टर कभी भी फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स का, एक कॉइल का रेज्ड टू पावर द नंबर ऑफ कॉइल्स। सो यहाँ पर हमारे पास 0.8 है, इसको हम पावर करेंगे 3 सच कॉइल्स आर यूज्ड, सो 3 से, सो ये हमारे पास बनेगा 0.512। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, dynamic viscosity increases with the rate of shear increase for। तो अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात करेंगे, मींस म्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं सभी फ्लूइड्स का जो है ये ग्राफ ड्रा करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड आता है, यहाँ पर सीडो प्लास्टिक फ्लूइड आता है, यहाँ पर ये डायलेटेंट फ्लूइड है, दिस इज सीडो प्लास्टिक, दिस इज न्यूटोनियन, दिस इज द आइडियली प्लास्टिक फ्लूइड, सो आई, दिस इज थिक्सोट्रोपिक एंड दिस इज द रियोपैक्टिक वन। तो यहाँ पर अगर हम डायलेटेड फ्लूइड की बात करेंगे, इसकी जो विस्कोसिटी है डायनामिक विस्कोसिटी वो राइज होती है, वो इंक्रीज होती है विद द रेट ऑफ इंक्रीज, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। एन alloy of nickel and iron, this is the permalloy, for demagnetized and can also be used for in the electrical equipment. Next question, question number 38. If thermal efficiencies of mercury and steam cycle are neta 1 and neta 2, then overall efficiency is, please remember जो overall efficiency O होती है, it is the sum of efficiencies minus the product of efficiencies. So third option is correct one. What will be the effect if by mistake diesel fuel is supplied in the petrol engine? तो अगर हम पेट्रोल इंजन में डीजल फ्यूल करेंगे, डीजल फ्यूल को यूज करेंगे, तो सेल्फ इग्निशन जो पेट्रोल का रहता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द diesel fuel, right?
तो यहाँ पर जो हमारा इंजन है गाइस, वो इंजन जो है वो रन नहीं करेगा। अगर हम उल्टा करेंगे तो उसमें नॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements is true for Rankine? Rankine efficiency is equal to Carnot efficiency. तो पहले हम Rankine साइकिल और Carnot साइकिल की कहानी को सुनते हैं। हमारे पास सबसे पहले Carnot साइकिल साहब अवेलेबल थे, लेकिन जो Carnot साइकिल है इसकी एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, राइट, बट इसका जो वर्क आउटपुट है वो हमारे पास ज़ीरो बन रहा था, राइट। सो फिर हमने Rankine साइकिल पे आ गए। Rankine साइकिल की अगर हम बात करेंगे, आइडियली जो इसका वर्क आउटपुट है वो बहुत ही कम था Carnot साइकिल का। तो Rankine साइकिल में अगर हम बात करेंगे Rankine साइकिल की, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है Carnot साइकिल से, बट इसका जो वर्क आउटपुट है Rankine का दैट इज ग्रेटर देन Carnot साइकिल। हेंस हम फिर Rankine साइकिल पे आ गए, क्योंकि हमारे पास आउटपुट बहुत ही कम मिलता था Carnot साइकिल में। सो यहाँ पर अगर हम टू स्टेटमेंट की बात करेंगे तो Rankine साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो लोअर देन है Carnot साइकिल, दैट इज वेरी एब्सोल्युटली ट्रू। बट जो वर्क आउटपुट है Rankine साइकिल का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Carnot साइकिल। Which of the following, next question, which of the following boiler mountings protect the boiler against damage due to overheating due to low water level? तो यहाँ पर अगर हम ओवरहीटिंग पर आते, तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जो फ्यूजिबल प्लग हमारे पास होता है ये गन मेटल का बना होता है। तो जब टेम्परेचर है बॉयलर का वो एक्सीड करेगा लिमिट्स, तो हमारे पास जो फ्यूजिबल प्लग का जो ये वायर होता है ये कट जाता है यहाँ पे। तो जो वाटर है वो एंटर करता है ग्रेट में, और बॉयलर में जो फायर होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है और बॉयलर शट डाउन हो जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 42, टोटल स्टील कंटेन्स कार्बन इन द रेंज ऑफ। हमारे पास जो स्टील्स हैं उनमें जो कार्बन कंटेंट का रेंज रहता है दैट इज 0.5 टू 1.5, राइट। हमारे पास हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, हाइपोयूटेक्टिक स्टील, राइट, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इनमें जो रेंज रहता है कार्बन का दैट इज जनरली 0.5 टू 1.5%। अगेन हमारे पास यहाँ पर बाईपास फैक्टर पे क्वेश्चन आया है। बाईपास फैक्टर, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग कॉइल और द कांटेक्ट फैक्टर। जो एफिशिएंसी एंड बाईपास फैक्टर है, एफिशिएंसी प्लस बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी कॉइल की दैट विल बी 1 माइनस द बाईपास फैक्टर। सो 1 माइनस 0.7, दिस इज 0.3। What is the absolute pressure at the 0.3 meter below the free surface of liquid having density if the atmospheric pressure is equal to 750 mm of mercury, the specific gravity of mercury is 13.6 and density of water is 1000। तो हमारे पास एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, तो हम मान के चलते हैं कि दिस इज द लिक्विड। उस लिक्विड की जो डेंसिटी है हमारे पास दैट इज 1.53 इंटू 10⁻³ राइट। इस लिक्विड में हम 3 मीटर नीचे जा रहे हैं, सो 3 मीटर डाउन। जो गेज प्रेशर हमारे पास होगा दैट विल बी रो जी एच 1.53 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू 3 मीटर्स। सो यहाँ पर आपको गेज प्रेशर का आंसर आ जाएगा। बट उस लोकेशन पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 750 mm ऑफ Hg और मरकरी। सो 760 mm ऑफ Hg जो होता है that is equal to 1 atmospheric pressure और 10⁻⁵ पास्कल्स, क्योंकि ये जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ये पास्कल्स में आ जाएगा। सो 750 का जो आ जाएगा वैल्यू, 750 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 750
into 10 raised to power 5 pascals. This much amount of pressure will be the atmospheric at that location. और ये गेज है, so total pressure जो हमारे पास बन जाएगा that will be absolute pressure plus gauge pressure. Question number 45. क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड्स, क्रोमियम का फंक्शन यही रहता है कोरोजन रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना. Question number 46. Which is of the following is determined by deploying multiple gauge glasses in the boiler? तो यहाँ पर हम इससे जो है वाटर लेवल चेक करते हैं. राइट, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Question number 47. Rotational flow, irrotational flow, singularity is streamline flow. Velocity is 0 or infinity, it means it is a singularity. So C को जो है that will be the one. अब streamline spacing जो होगा that is streamline spacing जो होगा that will be inversely proportional to the velocity, so D2. अब यहाँ पर A and B बचता है. Rotational flow, vorticity we know that vorticity is twice of angular velocity and circulation is vorticity into area, right? So A4, B3, C1 and D2. A is the correct one. Next question. Question number 48. The thermal efficiency of Brayton cycle, this is equal to 1 minus 1 divided by Rp raised to power gamma minus 1 divided by gamma. Please remember that in the Brayton cycle we are having gamma minus 1 but divided by gamma. In other cycles we generally have gamma minus 1 power in O2 cycle or. Next question. An engine at full load delivers 200 kilowatt brake power. It requires 25 kilowatt to rotate it without the fuel at the same speed. Mechanical efficiency at the half load is. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो ब्रेक पावर होगा फुल लोड पर दैट इज 200 किलोवाट और जो फ्रिक्शनल पावर है दैट इज 25 किलोवाट. राइट, जो इंडिकेटेड पावर होगा दैट विल बी ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर दैट मीन्स 225. राइट, अब हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी बट एट हाफ लोड कैलकुलेट करनी है. सो हमारे पास जो है एन इंजन डिलीवर्स फुल लोड पे जो हमारे पास ब्रेक पावर है दैट इज 100. हाफ लोड पे जो ब्रेक पावर होगा, सॉरी, फुल लोड पे जो ब्रेक पावर है दैट इज 200. हाफ लोड पे जो ब्रेक पावर होगा दैट विल बी 100. राइट, सो यहाँ पर जो हमारे पास इंडिकेटेड पावर बनेगा that will be 100 plus the frictional power, it is always same. So 125 half load पे indicated power बनेगा, लेकिन जो brake power है that is 100. So 100 divided by 125, 80% is the answer. Question number 50. Which of the following statements is incorrect with respect to the reheat cycle? So यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है यही इनकरेक्ट है. अगर हम वर्क रेशो की बात करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रीहीटिंग से ओवरऑल वर्क जो है वो इंक्रीज होता है. टरबाइन वर्क भी इंक्रीज होता है, नेट वर्क भी इंक्रीज होता है. वर्क रेशो जो होता है दैट इज द नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द टरबाइन. So net work done increases, that is why work ratio also increases. So thank you very much. In next section we will be moving onwards. Please like, share, subscribe and give your valuable comments.